अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो देश में दिवाली मनाई गई और इस अवसर पर प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी और अदालती फरमान के बावजूद कई राज्यों में देर रात तक जमकर आतिशबाजी हुई। बारूदी आतिशबाजी को तो हम अमूमन दिवाली और उसके आसपास ही देखते हैं और इस दौरान प्रदूषण का लेवल भी काफ़ी ऊंचा चला जाता है, मगर बीते कुछ हफ्तों से सियासी आतिशबाजी भी जमकर हो रही है और इसमें भी एक अलग तरह का प्रदूषण जमकर फैलाया जा रहा है, खासकर बिहार के सियासी आसमान में, जहां पिछले दिनों चुनाव का रंग पूरे शबाब पर था और नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक सब ऊंची उड़ान भरने के लिए बेताब हो रहे थे। और ये दोनों दिवाली के पहले अपनी आतिशबाजी का इंतजाम कर दूसरे का दिवाला निकालने की तैयारी में थे, लेकिन नतीजे आए तो सियासी आतिशबाजी का मजा जो है, पूरा मजा बीजेपी को मिल गया। राजनीति की बिसात में बीजेपी से बेहतर मोहरे बिछाना कोई और नहीं जानता, ये बात फिर साबित हो गई है। उसकी चालों से सियासी प्रदूषण बढ़े या दम घोंटू माहौल बने, उसे केवल सत्ता से मतलब है। और रहा सवाल देश की दुर्दशा का, तो उसका दर्द भुगतने के लिए आम जनता बैठी ही है, जिसे न बेरोजगारी पर सवाल का जवाब मिला, न महंगाई पर, और अब तो उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए एक ओर देश को मंदी की चपेट में बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर बनने का ज्ञान बांटा जा रहा है। तो आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि बिहार में सिकंदर बनकर उभरी बीजेपी जो है वो क्या है, और ये भी देखेंगे कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए चारों दिशाओं में जो सियासी घोड़े बीजेपी दौड़ा रही है, उनके पैरों तले जनता की उम्मीदें किस कदर कुचली जा रही है। खैर, सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में असल में दिवाली किसकी मनी और किसका निकल गया दिवाला। बीते कुछ महीनों से बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई थीं। लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में बिहार लौट रहे थे। उन्हें सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा। इसमें किसी का बेटा गुजर गया तो किसी की मां नहीं रही। ज्योति जैसी लड़की अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर हरियाणा से बिहार पहुंची। इन मजदूरों की दुर्दशा और वायरस से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ने पर केंद्र और राज्य सरकारों के फैसलों, उनकी योजनाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खूब सवाल उठे। इससे पहले तेजस्वी यादव बेरोजगारी को राज्यव्यापी बड़ा मुद्दा बना चुके थे। स्कूलों और कॉलेजों में देर से चल रहे शैक्षणिक सत्रों और परीक्षा में धांधलियों पर भी सवाल उठे। नीतीश कुमार की शराबबंदी का फैसला पहले ही कटघरे में था। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से भी बिहार कनेक्शन भुनाने में राजनीतिक दल पीछे नहीं हटे। माहौल ऐसा बन गया कि इस बार बिहार चुनाव रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रवासी मजदूर, महंगाई और सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द ही होंगे। तेजस्वी यादव तो शुरू से नीतीश कुमार को चुनौती देते आए थे। बाद में कांग्रेस, वामदल और AIMIM की ओर से भी ललकार मिलने लगी और इन्हीं के बीच चिराग पासवान ने भी दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिर में बाजी हाथ लगी भाजपा के, जिसने रस्मी तौर पर रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ लिया, लेकिन असली शोर जंगल राज, राम राज्य और राष्ट्रवाद का ही रहा। भाजपा जीती, उसके साथ नीतीश कुमार भी जीत गए और तेजस्वी का तेज दमकाने में लगे महागठबंधन के हाथ से जीत ऐसे गायब हो गई जैसे अमावस में आसमान से चांद गायब हो जाता है। तो अमावस के बाद तो चांद के बढ़ने की उम्मीदें रहती हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी की चालों के आगे महागठबंधन के चांद के बढ़ने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वैसे तेजस्वी यादव अब भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और एनडीए की जीत को चुनौतियां दे रहे हैं। वहीं फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार के चेहरे पर जीत की खुशी से अधिक भविष्य के सवाल जो हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सच सबके सामने है कि चुनाव में एनडीए को जीत मिली है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर आई है। सेकंड रनर अप होने के बाद जीत का परचम थामना उन्हें शायद भारी लग रहा है। एक डर तो मन में होगा ही कि कहीं भाजपा ने उनके हाथों से परचम ले लिया तो क्या होगा। बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को देर रात घोषित हो गए, जिसमें तय हो गया कि सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है। इसके बाद भाजपा खेमे में तो खुशियां जाहिर की जाने लगीं, लेकिन इस चुनाव के दो बड़े खिलाड़ी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बुधवार को भी शांत बैठे रहे और एक दिन की खामोशी के बाद गुरुवार को मीडिया से मुखातिब हुए। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने फैसला महागठबंधन के पक्ष में दिया है और चुनाव आयोग ने नतीजा एनडीए के पक्ष में सुनाया है। यानी तेजस्वी अब भी अपनी हार नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे भी इस चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार एनडीए और महागठबंधन के वोटों में केवल 12,768 वोटों का ही अंतर है।
कई सीटों पर तो हार और जीत में 100 से लेकर 500 सीटों का ही फर्क रहा। इसीलिए तेजस्वी अब भी सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की बैठक में अपने कमजोर प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का उतावलापन भी नहीं दिखाया और कहा कि जनता ने एनडीए के पक्ष में फैसला सुनाया है, इसीलिए एनडीए की सरकार बनेगी। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एनडीए की बैठक में किया जाएगा। नीतीश कुमार ने साथ में यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश नहीं किया। वैसे महज 43 सीटों के साथ पुराने दबदबे से सरकार चलाना नीतीश कुमार के लिए कठिन होगा। उनके पास दो रास्ते हो सकते हैं। पहला, वो बीजेपी से किसी मुद्दे पर अड़े बिना आराम से काम करते रहें, और दूसरा, कुछ महीनों या साल के बाद केंद्र में किसी बड़े पद पर चले जाएं और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार में बीजेपी फिलहाल किसी अगड़ी जाति के किसी नेता के चेहरे पर राजनीति करने की स्थिति में नहीं है, और अगर बीजेपी चाहे भी तो किसी ओबीसी नेता को इतनी जल्दी सामने नहीं ला सकती है जिसकी पहचान पूरे बिहार में बन जाए। इसीलिए इस वक्त संभावनाएं यही नजर आ रही हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर और कुछ खास मंत्रालय को अपने पास रखकर सरकार पर अपना दबदबा रख सकती है। तो ये साफ हो गया है कि बिहार की सियासत में आतिशबाजी का मौका एनडीए ने लपक लिया और तेजस्वी यादव के हाथों कुछ जली बुझी फुलझड़ियां रह गई हैं, जिनमें कितनी चिंगारी बचेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस चुनाव में असली अंधेरा चिराग पासवान के हाथ लगा है। चिराग पासवान न एनडीए के समर्पित साथी बन पाए और न ही महागठबंधन की तरह कोई विकल्प पेश कर पाए और न नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार पाए। अब देखना यह होगा कि चुनाव के दौरान चिराग जिन मोदी जी के हनुमान बने फिर रहे थे, क्या अब वो चिराग के सिर पर अपना आशीर्वाद, यानी मोदी जी क्या चिराग के सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखते हैं या नहीं। वैसे सियासी उसूल है कि सत्ता में भागीदारों को अधिक देर तक अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ता है। खैर, लंबे समय तक अंधेरा भुगतने के लिए तो आम जनता ही अभिशप्त है, जो कई तरह की मुश्किलात देखने के साथ अब देश को मंदी में जाते हुए देख रही है। दिवाली के कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने फरमाया था कि देशवासी खूब धूमधाम से दीपावली मनाएं। उनका यह फरमान आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने जैसा ही था। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन में करोड़ों रोजगार चले गए। आम आदमी की कमर महंगाई से टूट गई और साहब कह रहे हैं कि दिवाली मनाओ। आरबीआई समेत देश विदेश की तमाम वित्तीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि देश के विकास में तेजी से गिरावट आएगी। लेकिन मोदी सरकार का रवैया शुतुरमुर्ग की तरह रहा, जो तूफान को नजरअंदाज करने के लिए रेत में सिर गड़ा लेता है, लेकिन इससे आंधी और तूफान नहीं रुकते। यही भारत में भी हुआ। जिस मंदी का खतरा लंबे समय से जतलाया जा रहा था, वो अब भारतीय अर्थव्यवस्था की हकीकत बन गई है। भारत में पहली बार तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी आ गई है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में भी जीडीपी का घटना जारी रहा और ये 8.6% तक गिर गई। गौरतलब है कि जब लगातार 2 तिहाई में अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है, यानी विकास दर निगेटिव रहती है, तो तकनीकी तौर पर उसे आर्थिक मंदी कहा जाने लगता है। रिजर्व बैंक ने फोरकास्ट की जगह नाउकास्ट किया है। जैसे फोरकास्ट का अर्थ भविष्यवाणी होता है, वैसे ही नाउकास्ट का अर्थ वर्तमान बताना या बहुत निकट भविष्य का अनुमान लगाना होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से बंद हो गई आर्थिक गतिविधियां जब फिर से शुरू हुई तो उद्योग क्षेत्र के हालात कुछ सुधरे, लेकिन सेवा क्षेत्र उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखा पाया। खुदरा व्यापार, यातायात, होटल, रेस्तरां जैसे क्षेत्र जिनमें लोगों के बीच संपर्क ज्यादा होता है, उन्होंने अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ी है। हालांकि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और अगर ये सुधार जारी रहा तो अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में जीडीपी में वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर आने की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि की संभावनाओं को धक्का लगा है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों लोगों की नौकरी जाने से लोगों ने खर्च कम कर दिए हैं और पैसों को बचाने पर ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। बैंकों के बचत खातों में जमा राशि वृद्धि इस बात का प्रमाण है। और जब लोग पैसे खर्च नहीं करेंगे तो बाजार में पूंजी का प्रवाह घटेगा और अर्थव्यवस्था की रफ्तार में बाधा होगी। तो रिजर्व बैंक ने नाउकास्ट तो कर दिया, यानी निकट भविष्य का अनुमान बता दिया। सवाल यह है कि नाउकास्ट का वक्त बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद ही क्यों चुना गया। देश के आर्थिक हालात रिजर्व बैंक से बेहतर कौन समझ सकता है। क्या वो पहले खुलकर ये चेतावनी नहीं दे सकता था कि भारत टेक्निकल मंदी की ओर बढ़ रहा है। भारत के लोगों ने जब नोटबंदी जैसे तुगलकी फरमान झेल लिए तो एक चेतावनी और झेल लेते।
वैसे भी उनके पास तकलीफों यानी कि भारत के लोगों के पास तकलीफों को सहने के अलावा चारा ही क्या है। वो न शेयर मार्केट को गिराने और उठाने का खेल करते हैं, न बैंकों से हजारों करोड़ लेकर भाग जाने का दुस्साहस करते हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एक नौकरी या व्यवसाय में ही संतोष कर लेते हैं भारत के लोग। लेकिन लगातार आर्थिक संकट देखते देखते जनता की हिम्मत भी जवाब देने लगती है। उसे सरकार से सहारा चाहिए होता है, लेकिन सरकार तो जनता को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने में लगी है। उससे सब कुछ छीन कर कहा जा रहा है कि अपने पैरों पर खड़े रहो। लॉकडाउन के वक्त जब भारत की खोखली अर्थव्यवस्था अपने विकराल रूप में सामने आ गई तो चारों ओर हाहाकार मच गया। सरकार को सलाह दी गई कि आम आदमी को नकद की सीधी मदद की जाए, तभी अर्थव्यवस्था संभलेगी। सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन कई किश्तों में, और वो भी इस तरह कि आम आदमी को तुरंत कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उद्योगपतियों के भविष्य के लिए प्रबंध हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार को सलाह देने वाले अर्थशास्त्री इस सच्चाई से न जाने क्यों आंखें मूंदे हुए हैं कि भारत की जनता आज तकलीफ में है और उसे मदद आज चाहिए, न कि 5 साल बाद। सरकार तो बस आत्मनिर्भर भारत अभियान को खरा साबित करने में लगी है। कुछ दिनों पहले एक वैश्विक सम्मेलन में मोदी जी ने आत्मनिर्भर अभियान को महज परिकल्पना न बताते हुए सुनियोजित आर्थिक रणनीति बताया था। उन्होंने कहा था कि इस रणनीति में भारतीय कारोबार की क्षमता और भारत को वैश्विक विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने में दक्ष श्रमिकों के कौशल का समावेश है। दरअसल इस तरह की बातें सुनकर लगता है कि भारत कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है और जल्द ही आर्थिक विकास में आसमान जैसी ऊंचाइयों को छू लेगा। लेकिन बाजार में 50-60 रुपए किलो बिकते आलू, प्याज, टमाटर इस ख्याली पुलाव का स्वाद बेकार कर देते हैं। बीते 6 सालों में मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोई कमाल नहीं किया। नोटबंदी और जीएसटी के कारण आम आदमी और छोटे कारोबारियों की कमर टूट गई। देश की सार्वजनिक संपत्ति का तेजी से निजीकरण हुआ। अब तो आम आदमी के टैक्स से बने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी चंद औद्योगिक घरानों की संपत्ति बन गए हैं, जिसमें अब तथाकथित विश्व स्तरीय दी जाने वाली सुविधाओं के लिए अच्छी खासी रकम जनता से ली जाएगी। यानी अपने ही धन से बनी संपत्ति का उपभोग करने के लिए जनता अपनी जेब ढीली करेगी और कुछ उद्योगपतियों की निजी संपत्ति में इजाफा होगा। इस तरह के विकास को पूरे देश का विकास तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोदी सरकार अब भी आत्मनिर्भर भारत का ढिंढोरा पीट रही है। इसके तीसरे चरण के तहत वित्त मंत्री ने नए ऐलान किए हैं, जिसमें रोजगार पर फोकस है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की जो शुरुआत की है, उसमें दावा है कि संगठित क्षेत्र में ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों में 15,000 से कम सैलरी पर भी रखे जाने वाले नए कर्मचारियों में भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस पैकेज के तहत शहरी पीएम आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए के व्यय और 18 लाख घरों को पूरा करने की योजना है। इस लुभावनी बातों से क्या 2 करोड़ लोग जो बीते कुछ महीनों में बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें नई नौकरियां मिलेंगी? और अगर मिल भी गई तो क्या नए श्रम कानून उनके हितों की रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि उनमें किसी को नौकरी से निकालना आसान नहीं हो गया है। दरअसल 2008 में आई वैश्विक मंदी से भारत संभल तो गया था, क्योंकि तब आत्म प्रशंसा से अधिक सरकार का ध्यान देश की अर्थव्यवस्था को संभालना था। फिलहाल हालात उलट हैं। देश घिसटते घिसटते ही सही मगर आगे बढ़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन के अविचारित फैसले ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर पूरी तरह बेड़ियां लगा दी। अब उन बेड़ियों को थोड़ा ढीला करके कहा जा रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बनो। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये प्रसिद्ध विचार स्वामी विवेकानंद के हैं, जिन्हें भाजपा अपना आदर्श पुरुष साबित करने में लगी रहती है। उनकी इन बातों की तर्ज पर ही मोदी जी देश को उठाने और जगाने का खेल रच रहे हैं। लेकिन असल काम जिस सरकार को करना चाहिए वो केवल बातों में लगी है या लोगों की भावनाओं को भुनाने में। जैसे बिहार के बाद अब बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की निगाहें हैं, तो उसे स्वामी विवेकानंद याद आ रहे हैं। पीएम मोदी 12 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएनयू के किसी भी कार्यक्रम में शामिल दिखे। मोदी कार्यकाल में तो जेएनयू को देशद्रोही का अड्डा करार देने की पूरी साजिश रची गई। नारे लगाने से लेकर कश्मीर, रोहित वेमुला, नजीब की गुमशुदगी या कैंपस में नकाबपोशों का तांडव, ऐसे अनेक प्रसंगों पर जेएनयू के छात्रों का एक बड़ा वर्ग सरकार के सामने मोर्चा लेकर खड़े हो गया। इसीलिए सरकार समर्थकों ने जेएनयू की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां जबरन राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जाती रही और अब मोदी जी ने विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करके पश्चिम बंगाल तक चुनावी संदेश भेजने की रणनीति तैयार की है। इस मूर्ति निर्माण पर होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल उठाए गए।
तब भी इन सवालों को देश विरोधी ठहराया गया। वैसे बीजेपी मूर्ति के बहाने एक तीर से दो निशाने में लगी है। पहला तो ये कि जेएनयू के वाम पंथ को कमजोर करना और दूसरा कि इसे आधार बनाकर बंगाल को भेदने में सफलता पाना। तो हिंदुत्व की सीढ़ी चढ़कर बीजेपी के लिए दिल्ली दूर नहीं रही और अब वो बंगाल भी यानी पश्चिम बंगाल भी अपने कब्जे में इसी तरह लेना चाहती है। देश को बताना चाहती है कि असली राम राज्य उसके कारण ही आएगा। आपको याद है कि राम जी जो हैं वो 14 साल के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था और यहीं से दीपावली की शुरुआत हुई। लेकिन असल में वो दिए सुशासन की उम्मीद में जले थे जिस पर राम खरे उतरे। अभी जिस तरह की दीपावली देश ने मनाई है, क्या उनसे सुशासन का उजाला फैला है? ये सवाल आज जनता को खुद से और सरकार से करने की जरूरत है। खैर, शायर फना निजामी कानपुरी ने ठीक ही फरमाया है कि अंधेरों को निकाला जा रहा है, अंधेरों को निकाला जा रहा है, मगर घर से उजाला जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।